राम राम प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका संजीव सर की केमिस्ट्री के अंदर। तो बच्चों, जैसे हमने पिछले लेक्चर के अंदर क्या किया था, लॉ के बारे में पढ़ा था और कुछ क्या थे जो हमारा यूनिट वेक्टर मेथड था और यूनिट मेथड कन्वर्जन मेथड था उसके बारे में पढ़ा था। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा किसके ऊपर, लॉ ऑफ मल्टीप्रपोर्शन। यानी कि आज हम कुछ लॉज पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी पढ़ेंगे। तो देखिए बच्चों भी, ये लॉ ऑफ मल्टी प्रोपोर्शन क्या था, ये लॉ है भी कुछ इंपॉर्टेंट लॉ है हमारे। तो लॉ के अंदर देखिए क्या कह रखे हैं अभी, व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन, व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन, जब क्या होंगे भाई, दो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होंगे और क्या करेंगे, टू फॉर्म, और क्या बनाएंगे भी, टू फॉर्म टू और मोर केमिकल कंपाउंड्स। जब वो क्या करेंगे भी, दो एलिमेंट आपस में क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे और दो या दो से ज्यादा केमिकल कंपाउंड्स बनाएंगे। देन क्या होता है बच्चों, देन द masses of the one, the masses of the one क्या रहता है बच्चों भी, उनमें से एक का मासिस क्या रहेगा बच्चों, ऑफ द एलिमेंट्स, वन ऑफ द मासिस ऑफ द वन ऑफ द एलिमेंट्स, एलिमेंट्स का क्या रहेगा, विच कंबाइंस, जो क्या कर रहा है, दूसरों के साथ कंबाइंस कर रहा है, क्या रहेगा उसका मासिस बच्चों, वो क्या रहेगा, विद ए फिक्स्ड मास, वो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, विद ए फिक्स्ड, क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, फिक्स मास ऑफ द अदर, फिक्स मास ऑफ द अदर, bears a simple, क्या करेगा, सिंपल रेशियो टू अनदर, सिंपल रेशियो टू वन अनदर। अब इसको समझना है बच्चों, क्या है हमने लिख दिया ये, तो काफी आसान रहेगा समझने के अंदर। अब इसके अंदर हम क्या कहना चाह रहे हैं बच्चों, वो चीज समझने की कोशिश। हम कह रहे हैं व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म, यानी कि जब कोई भी दो एलिमेंट, हम एग्जांपल लेंगे इसका, कोई भी दो एलिमेंट होंगे आपके पास, जब वो कंबाइन होंगे क्या करेंगे, टू और मोर केमिकल कंपाउंड्स, या उनसे क्या बने, दो या दो से ज्यादा उनके कंपाउंड्स बनेंगे, मतलब दो एलिमेंट आपस में क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे और इनके यदि दो या दो से अधिक केमिकल कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है तो मास ये होते हैं जो उनके मास ऑफ वन एलिमेंट्स, उनमें से एक एलिमेंट का तो मास क्या रहेगा, फिक्स रहेगा दोनों के साथ, यानी जितने भी कंपाउंड बनेंगे उनमें से एक का मास तो फिक्स रहेगा और बाकी दो वेरी करेंगे, बाकी जो रह जाएगा दूसरा एलिमेंट उसका मास वेरी करेगा, क्या करते हैं, और किसके अंदर रहेगा, बीएस ए सिंपल रेशियो टू वन अनदर, और दोनों की रेशियो एक दूसरे के साथ कैसी रहेगी, भी दोनों की रेशियो एक दूसरे के साथ होल नंबर के अंदर रहेगी भाई। तो जैसे एग्जांपल लेते हैं, अपन एग्जांपल लेते हैं सबसे पहले किसका, हम लेते हैं कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड का, यानी एग्जांपल लीजिए आप किसका, कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड। आप लोगों ने पढ़ा होगा भी ये कार्बन मोनोऑक्साइड है और ये कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी ये क्या होगी, इसका क्या नाम है बच्चों, कार्बन मोनोऑक्साइड। आप लोगों ने देखी होगी भी पॉइजनस गैस होती है। और ये हमारे जब भी क्या होते हैं, जो अंगीठी वाला आपने एग्जांपल सुना होगा अभी, जो अंगीठी कमरे के अंदर नहीं रखनी चाहिए, क्यों नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि जब कार्बन डाइऑक्साइड उस अंगीठी के ऊपर से पास होती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है और कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे ब्लड के साथ क्या होती है, 200 टाइम्स क्या हो जाती है, कंबाइन हो जाती है। और इसके कारण क्या हो जाता है बच्चों, ये पहले तो हमें क्या करती है, अनकॉन्शियसनेस करती है, मतलब पहले हमें बेहोश कर देती है और उसके बाद धीरे 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 हमें पता ही लगता कब हमारी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो ये काफी जहरीली गैस होती है हमारे लिए, पहले तो यानी कि मीठा जहर, स्वीट पॉइजन कह सकते हैं, अब हमें पता ही नहीं लगता भी, जैसे कमरे के अंदर था तो धीरे 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 करके क्या हो जाते हैं, ये हमारी सांसों के थ्रू हमारे शरीर के अंदर चली जाती है और फिर हमें क्या हो जाते हैं,
डेथ हो जाती है। तो देखिए भी पहले हम बता दें भी हम आपने क्या बताया भी दो एलिमेंट है वो कंबाइन हो गए, दो से ज्यादा है, दो या दो से ज्यादा केमिकल कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं, तो उनके अंदर क्या रहेगा, जो दूसरा एलिमेंट है एक का मास तो फिक्स रहेगा लेकिन दूसरा क्या हो जाएगा, वो वेरी हो जाएगा। तो जैसे हमने ये एग्जांपल लिखा बच्चों, इस एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं भी बताना क्या चाह रहे हैं। तो देखिए बहुत ज्यादा सिंपल है, बहुत बहुत ज्यादा सिंपल है ये, और समझने के अंदर भी आसान है। बस थोड़ी सी डेफिनेशन क्या हो जाती है इनकी, थोड़ी सी लॉन्ग चली जाती है, लेकिन सारी की सारी समझ में आने वाली बात है। तो इसका मास कितना होगा बच्चों, कार्बन का मास कितना होता है हम बता देते हैं 12 है, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है। तो इसके अंदर देखिए भी कार्बन और ऑक्सीजन देखें, कार्बन डाइऑक्साइड देखें हम, तो यहाँ पर तो क्या रहे हो गए, ये होगी इनकी रेशियो कितनी होगी 12:16, जबकि यहाँ पर हम रेशियो देखें कितने 12:32, मतलब क्या होगी, जो वन एलिमेंट की हम बात कर रहे थे, वन एलिमेंट के अंदर तो क्या हो गया बच्चों, उसका जो मास था वो फिक्स हो गया, लेकिन जो वेरी करता है वो वेरी क्या किया, इन दोनों का मास, ऑक्सीजन का मास क्या कर रहा है, दोनों के अंदर वेरी कर रहा है। तो इसके अंदर जो रेशियो देखिए हम ऑक्सीजन, अकेले ऑक्सीजन की बात करें तो एक केस के अंदर क्या है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसके अंदर ऑक्सीजन है, जबकि हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की उसके अंदर O2 है। तो इनकी जो रेशियो खुद की रेशियो कितनी आ रही है 1:2 आ रही है, जबकि दो एलिमेंट हमने जब क्या किया था इनकी रिएक्शन करवाई थी तब क्या थे, हमारे दोनों के दोनों बने थे, जिसके अंदर एक का मास तो क्या फिक्स रहता है, लेकिन दूसरा क्या करता है फिक्स रेशियो के अंदर, यानी एक तो फिक्स रहेगा दूसरा मोल रेशियो के अंदर क्या करता है वेरी करता है। तो ये इसका एग्जांपल था। मींस बताने की बात ये है भी जो ये कार्बन तो फिक्स रहता है इसके अंदर और वेरी कर रहा है किसका, वेरी कर रहा है हमारा ऑक्सीजन का। ऐसी हम बात करें किसकी, एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, एग्जांपल है किसका, सल्फर और ऑक्सीजन का। वहां पर भी सेम केस है बच्चों, सल्फर और ऑक्सीजन के केस के अंदर पहला एग्जांपल था हमारा कौन सा, ये एग्जांपल था हमारा कार्बन एंड ऑक्सीजन का। दूसरा एग्जांपल लिखेंगे हम किसका, दूसरा एग्जांपल है हमारा बच्चों, किसका एग्जांपल ले रहे हैं हम, सल्फर, और आप किसी का भी ले सकते हो, नाइट्रोजन ऑक्सीजन का भी ले सकते हैं, हम लेके चल रहे हैं किसका, सल्फर, और साथ में क्या होगा हमारे पास एंड ऑक्सीजन। अब यहाँ पर भी आपने देखा होगा सुना भी होगा भी एक क्या बनती है, सल्फर डाइऑक्साइड होती है और एक सल्फर ट्राइऑक्साइड होती है। तो इसके अंदर भी वही सेम चीज आ रही है बच्चों भी, सल्फर तो क्या है हमारा फिक्स रह रहा है, लेकिन जो ऑक्सीजन है ऑक्सीजन का मास वेरी कर रहा है। तो इसका मास कितना होता है, इसका मास होता है 32 सल्फर का, जबकि ऑक्सीजन का एक का 16 होता है, दो का कितना हो गया 32 हो गया। यानी कि ये दो चीज फिक्स है, यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, यहाँ पर 32 हो जाएगा और ये कितना हो जाता है 48 हो जाता है। तो यही हमारा क्या है अभी, यही हमारा लॉ है, कौन सा भी लॉ है अभी, लॉ ऑफ मल्टी प्रोपोर्शन, मतलब जो दूसरा होगा वो सिंपल रेशियो के अंदर आ जाता है, लेकिन जो पहला है वो क्या रहता है हमारा फिक्स रहता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। मींस क्या होगा, जो एक है वो तो क्या रहता है, उनकी तो सिंपल फिक्स रेशियो है, यानी ये क्या है फिक्स रहता है नंबर, लेकिन जो सेकंड वाला है वो क्या करता है वेरी करता है। तो यहाँ पर इनकी रेशियो क्या आएगी 2:3 आती है हमारी ऑक्सीजन की, जबकि सल्फर हमारा क्या रहता है फिक्स रहता है। तो यही ला था, ला के अंदर हमने बताया था भी क्या थे भी, जब दो एलिमेंट कौन से हो गए थे, सल्फर और ऑक्सीजन हो गए, आपस में कंबाइन हो रहे हैं, कंबाइन होने के बाद दो या दो से ज्यादा कंपाउंड की फॉर्मेशन कर सकते हैं। जैसे हम बात करें SO4 नेगेटिव भी लिख सकते थे हम, यहाँ पर SO4 2 नेगेटिव हो गए जो सल्फेट आयन है। तो उसके अंदर क्या है बच्चों, उनके अंदर जो मास की रेशियो वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है, मतलब एक तो फिक्स रहेगा, वन एलिमेंट फिक्स रहेगा, लेकिन जो अदर्स है वो क्या करेगा, जो हमारा सिंपल रेशियो के अंदर आएगा। तो ये हमारा सिंपल रेशियो के अंदर आता है। तो ये था हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। फिर इसकी बच्चों कुछ लिमिटेशन भी आती है। लिमिटेशन क्या क्या है इसकी, ये फेल हो जाता है किसके अंदर है, ये कार्बन कंपाउंड के अंदर फेल हो जाता है। भी क्यों फेल हो जाता है, देखिए कैसे फेल होगा। अभी यहां पर क्या होगा, लिमिटेशन लिखते हैं, इसकी लिमिटेशन क्या दी, पहली लिमिटेशन है। और बच्चों जब भी आप क्या करते हैं, नोट्स बनाते हैं किसी भी के, तो क्या कीजिए, सबसे पहले आप वीडियो को देखिए, वीडियो के बाद जो PDF आती है, PDF से आप नोट तैयार कीजिए, क्योंकि वहां से क्या हो जाता है, अब यहां से हम क्या करते हैं, बहुत ज्यादा शॉर्ट के अंदर लिखते हैं, इट्स फेल इन केस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो यहाँ ये क्या करता है भी, ऑर्गेनिक कंपाउंड के केस के अंदर क्या हो जाता है, फेल हो जाता है,
कैसे हो जाएगा बच्चों? क्योंकि जो हमारी क्या होती है, दिस इज बिकॉज, क्योंकि आपने पता होगा जो कार्बन कंपाउंड है उनके अंदर क्या होती है, 10th क्लास के अंदर पढ़ा था अभी, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? उसको बोलते हैं हम कैटिनेशन प्रॉपर्टी, कॉल्ड क्या? कैटिनेशन। कैटिनेशन के कारण क्या हो जाता है, ये ला फेल हो जाता है। क्यों फेल हो गया? क्योंकि आपको पता है भी कार्बन क्या करता है, कार्बन कार्बन के अंदर सिंगल बॉन्ड भी होते हैं, डबल बॉन्ड भी होते हैं और ट्रिपल बॉन्ड भी होते हैं। अब ये तीन केसेस हैं, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड है। तो जिसके कारण क्या हो जाता है, ये मासेस के अंदर, इनके अंदर डिफरेंसेस आ जाता है बच्चों। जैसे हम एग्जांपल लें किसका, बहुत सारे हाइड्रोकार्बन है, हम एग्जांपल लेते हैं किसका, ब्यूटेन का, C4H10, फिर C5H12 और C6H14। तो इनके अंदर भी क्या आ जाते हैं बच्चों, बहुत सारे डिफरेंसेस आ जाएंगे। जब आप देखेंगे इनका तो पार्ट होगा मास का, वो क्या होगा, जो कार्बन की रेशियो है, आप डिवाइड करेंगे आप यहाँ से, तो इनकी रेशियो क्या क्या आती है वो देखिए। जो हमारा कार्बन की रेशियो, कार्बन की जो रेशियो होगी वो तो हर एक पार्ट के अंदर कितना है, 12 12 ही आएगा, लेकिन इनकी रेशियो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। दूसरा हमारा केस हो जाता है, दूसरी लिमिटेशन है हमारी किसके अंदर, दूसरी लिमिटेशन होगी हमारा भी नॉन स्टिचियोमेट्रिक कंपाउंड के अंदर भी ये फेल हो जाता है। नॉन स्टिचियोमेट्रिक कंपाउंड के को भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता। नॉन स्टिचियोमेट्रिक कंपाउंड्स डू नॉट फॉलो दिस लॉ, कंपाउंड्स डू नॉट फॉलो दिस लॉ। वो क्यों नहीं फॉलो करते भाई? देखिए एग्जांपल है हमारा, स्टिचियोमेट्रिक कंपाउंड कौन से होते हैं, जैसे हम बात करें आयरन की, तो आयरन क्या होते हैं अभी 0.93 और ऑक्सीजन हमारी कंप्लीट होती है, मतलब 93 हमारे क्या होंगे। अब ये पॉइंट्स के अंदर आ गए, हम कह रहे थे भी सिंपल रेशियो के अंदर होना चाहिए, लेकिन ये सिंपल रेशियो के अंदर नहीं है, तो ये भी इसको क्या नहीं करता, वैलिड नहीं करता बच्चों। इसके अंदर क्या होता है, ये यहाँ पर वेरी करते हैं, क्या वेरी करते हैं, हाइड्रोजन मास। जैसे 4 से यहाँ पर डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 2.5 आएगा, यहाँ से डिवाइड करोगे 2.4 आएगा, और यहाँ से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 2.3 के करीब आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाती है, जो कार्बन के विद रिस्पेक्ट टू हमारी क्या होती है, जो रेशियो है वो वेरी कर रही है किसके अंदर, इसके अंदर। तो उन केसेस के अंदर भी क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, क्योंकि ये पॉइंट्स के अंदर आ रहे हैं बच्चों, तो इस कारण ये ला यहाँ पर फेल हो जाता है। तो नेक्स्ट ला है हमारा क्या, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। अब रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन की बात करते हैं हम, तो ये किसने दिया, रिचटर ने दिया था भाई, कहां पर, 1792 के अंदर। क्या बताया था उसने, द रेशियो ऑफ द मासेस ऑफ, क्या बताया था उसने, द रेशियो ऑफ द मासेस ऑफ, रेशियो ऑफ द मासेस ऑफ किसकी, दो एलिमेंट्स की, मासेस ऑफ टू एलिमेंट्स, कौन कौन से थे, ए एंड बी मान लेते हैं, कोई भी हो सकते हैं एलिमेंट्स ए एंड बी, यानी दो मास थे, दो हमारे क्या होते हैं, कोई भी एलिमेंट है वो आपस में कंबाइन हो रहे हैं, एंड विच कंबाइन, जो क्या होंगे, विच कंबाइन सेपरेटली, जो सेपरेटली क्या होंगे बच्चों, कंबाइन होंगे, विद किसके साथ, तीसरे के साथ, सेपरेटली विद ए फिक्स्ड मास, जो क्या होंगे, फिक्स्ड मास के अंदर क्या होंगे, कंबाइन होंगे किसके साथ, ऑफ द थर्ड एलिमेंट, ऑफ द थर्ड एलिमेंट, कौन सा, सी, जो क्या होगा, इज आइदर दी सेम, या तो सेम होगा या फिर क्या होगा, और सम सिंपल, यानी कि कुछ सिंपल किसके अंदर, सिंपल मल्टीपल ऑफ द रेशियो, मल्टीपल ऑफ द रेशियो किसका, ऑफ द रेशियो, सिंपल मल्टीपल ऑफ द रेशियो ऑफ द मासेस, किसके मासेस की बात कर रहे हैं बच्चों हम, ऑफ द मासेस
इन विच ए एंड बी, जो ए और बी आपस में क्या हो रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं डायरेक्टली विद ईच अदर, कंबाइन डायरेक्टली विद ईच अदर, जो क्या हो रहे हैं दूसरे के साथ डायरेक्टली कंबाइन हो रहे हैं, कंबाइन विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ। यहां से आप लोगों को कुछ पता नहीं लग रहा होगा भी हम क्या लिख रहे हैं और क्या चीज है। एक बार समझने की कोशिश कीजिए, सुनिए, उसके बाद इसके एग्जाम्पल से ये आपको बिल्कुल इजी लगेगा, क्योंकि इनकी जो डेफिनेशन है वो थोड़ी सी आपको अटपटी सी लगती है, लेकिन जो बाद की बात है वो बहुत ज्यादा आसान हो जाती है इनके केसेस के अंदर। तो इन्होंने क्या कहा है अभी, द रेशियो ऑफ द मासेस, रेशियो किसका, रेशियो मासेस का, किसी भी दो एलिमेंट्स का, मान लीजिए वो ए और बी हैं, विच कंबाइन सेपरेटली, जो आपस में क्या होते हैं अलग अलग से कंबाइन होंगे, किसके साथ, विद ए फिक्स मास ऑफ थर्ड एलिमेंट, यानी तीसरे एलिमेंट के फिक्स मास के साथ वो क्या होंगे, कंबाइन होंगे। और वो क्या होगा, वो रेशियो क्या होगी, वो सेम भी हो सकती है या उसका कुछ मल्टीपल होगा, किसके साथ, उस रेशियो के साथ जो मासेस थी ए और बी के साथ। अब उसने क्या कहा अभी, द सेम और सम मल्टीपल ऑफ द रेशियो ऑफ द मासेस इन विच ए एंड बी, यानी कि जो ए और बी आपस में कंबाइन हुए थे, या तो उसका कुछ मल्टीपल होगी या फिर वो सेम वैल्यू होगी। उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। किसने दिया था, रजिस्टर ने दिया था 17 इसके अंदर 92 के अंदर। तो इसका एग्जांपल से समझिए, हम एग्जांपल लेके चलते हैं किसका, हाइड्रोजन, कार्बन और किसका, ऑक्सीजन का। वहां से ये आप लोगों को बहुत ज्यादा इजी लगेगा बच्चों, और है भी बहुत ज्यादा इजी। तो देखिए कैसे होगा ये। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे बच्चों, हम एग्जांपल लेते हैं, दो एग्जांपल के साथ समझेंगे इसके अंदर भी क्या होगा यहाँ पर। तो एक तो ले लेते हैं, सबसे पहले हम ट्रायंगल की फॉर्म के अंदर इसको समझने की कोशिश करते हैं भी क्या होगा। एक तरफ हमने कार्बन ले लिया, एक तरफ हमने क्या ले लिया, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, और एक तरफ ले लिया ऑक्सीजन। अब आप इनमें से कोई भी दो उठा लीजिए, यानी दो कंपाउंड ले लेते हैं हम। यहाँ पर क्या बनता है, यहाँ पर बनता है CH4, यहाँ पर होती है CO2। तो ये दोनों आपस में ये बता देंगे भी किस प्रोपोर्शन के अंदर ये दोनों एक दूसरे से अटैच होंगे। तो देखिए कैसे बताएंगे, यहाँ पर हम रेशियो निकालते हैं, तो 12 रेशियो कितनी आती है, 4 आती है। 12 कार्बन का होता है, यानी कि इसका मास कितना है, 12 है, इसका 1 होता है, और इसका कितना होता है, 16 होता है। तो 12 रेशियो 4 आ गया, इसको कैंसिल आउट कर देते हैं तो कितना आएगा, 3 रेशियो 1 आ गया। यहाँ पर हम बात करें तो 12 रेशियो कितना आता है, 32 आता है बच्चों। तो इसको हम कैंसिल आउट करते हैं तो कितना आएगा, 3 रेशियो 8 आ जाता है। तो अब आप बात कीजिए किसकी, या तो आप यहां से देखिए या फिर हम यहां से देखते हैं। 3 रेशियो 1 यहाँ पर आया था, कार्बन यहाँ पर फर्स्ट था, यहाँ पर भी फर्स्ट है, यानी कार्बन से कार्बन को कैंसिल कर देते हैं। तो उस तरफ आते हैं हम, 1 किसकी आ गई, हाइड्रोजन की बची है, और 8 किसकी बची है, ऑक्सीजन की बची है। तो इसी रेशियो के अंदर हमें ये यहाँ पर मिलेंगे, और मिल भी रहे हैं अभी। क्या है इसकी, 2 रेशियो 16 है ना। तो इसको काट ले तो मास की रेशियो कितनी आती है, 1 रेशियो 8 आती है। यही था हमारा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, यानी कि जब हम इसकी प्रोपोर्शन को क्या करके देखते हैं, रेसिप्रोकल करके देखते हैं, तो भी हमें क्या मिलती है, यही रेशियो मिलती है। यानी कि हम इसको क्या करें, रेसिप्रोकल करके देखे, इसकी रेशियो कितनी थी, 1 रेशियो थी, 1/8 करें और 1 रेशियो करें तो क्या होगा भाई, ये एक दूसरे के साथ इसी रेशियो के अंदर कंबाइन हुए मिलेंगे हमें। कैसे भी, ये क्या था भी, जो हाइड्रोजन का मास है, यानी कि 1:8 की बात करें, 1/8, यानी कि एक हाइड्रोजन का होगा और उससे 8 टाइम्स किसका होगा, ऑक्सीजन का होगा। तो यही हमें यहाँ पर मिल रहा है। यहाँ हम एक और एग्जांपल समझते हैं किसका, या तो आप सल्फर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का ले लीजिए, या फिर हम लेके चलते हैं किसका, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का। अब यहाँ भी क्या होता है, काफी आसान है ये भी समझना। यहाँ पर नाइट्रोजन होगी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। पहले तो आप सभी को पता हो भी यहाँ पर क्या बनता है, यहाँ पर बनता है NH3, यहाँ पर वाटर बनता है, और यहाँ पर क्या बनेगा ये बता ही देगा, वैसे यहाँ पर बनेगा N2O3। तो यहाँ से हम रेशियो निकालने की कोशिश करते हैं भी किस प्रकार ये रेसिप्रोकल माना जाता है। तो इसके अंदर क्या किया, 14:3 आया, नाइट्रोजन का 14, इसका 1 और इसका 16। और यहाँ पर देखिए हम, यहाँ पर कितना आएगा, ये रेशियो आएगी 2:16,
यानी 1:8 आ गया। या आप उसको कैंसिल ना ही कीजिए तो भी ठीक है। अब हाइड्रोजन यहां पर 3 है, यहां पर 1 है भाई, या फिर हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर 2 ही रखते हैं और यहाँ पर 8 यानी 180 कर लेते हैं। चलो यहाँ से आसान होगा आप लोगों को। तो हमें हाइड्रोजन कैंसिल करनी है एक दूसरे से, तो किस प्रकार कैंसिल करें, यहाँ पर 3 है तो हम यहाँ पर भी क्या कर देते हैं, 3 टाइम्स कर देते हैं। तो क्या हो जाए इसकी रेशियो 3:24 हो जाती है। मतलब जो इनके मासेस की रेशियो होगी वो क्या होगी, 14:24, या फिर इसको कैंसिल आउट करें 7:12 आएगी। अब इनका जो मास है वो कैलकुलेट कीजिए और उस मास की रेशियो आपको क्या मिलेगी, 7:12 मिलेगी। तो ये देखिए कैसे, 14 2 जा 28 और इसका 16 8 जा 78 48। तो इसको हम 7 से नहीं 4 से ही कैंसिल आउट होगा, 4 से कैंसिल आउट करेंगे 7 और ये 1 और 2, तो सेम रेशियो के अंदर हमें मिलते हैं। तो हमें पता लग यही है हमारा भी लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन भी क्या होता है। भी जब हम दो एलिमेंट्स ए और बी का आपस में कंबाइन करते हैं तो क्या होगा, फिक्स रेशियो के अंदर होगा, किसके साथ, तीसरे के साथ। तो यही ये ला बता रहे हैं, अभी तीसरे के साथ ये क्या होते हैं, फिक्स रेशियो के अंदर होते हैं, किसकी, मास की। या तो फिर क्या होगा, कुछ मल्टीपल होगा, जैसे कई बार क्या आ जाता है, वैसे तो आपको रेशियो के अंदर मिलेगा ये, लेकिन वो क्या होता है ऐसे मिल जाए आपको रेशियो के अंदर, तो हो सकता है भी यहाँ पर 1/2 करना पड़ जाए, यहाँ पर हमें 2 करे तो यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, वो क्या हो जाए 1:1 हो जाता है। तो इस तरह से ही मासिस का रेशियो आ जाएगा। लेकिन आप यहाँ से समझिए बिल्कुल इजी है, कुछ भी डिफिकल्टी नहीं थी इसके अंदर। क्या किया हमने, दोनों की मासिस की रेशियो निकाली, तो वो मास की रेशियो तीसरी रेशियो के साथ क्या आती है, अटैच हो जाती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन बोलते हैं बच्चों इसको, और ये एक दूसरे रिलेटेड होते हैं। तो ये चीज थी। तो नेक्स्ट है बच्चों हमारा गैल-लुस्कास लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, यानी क्या, गे, ये भी काफी इंपॉर्टेंट लॉ है बच्चों, क्या, गैल-लुस्कास लॉ, या लुस्कैस बोलते हैं इसको, लुस्कैस या लुस्कस लॉ भी बोल देते हैं, यानी कि प्रोनाउंसिएशन है अभी अपनी अपनी। लॉ ऑफ किसकी, ऑफ गैसियस वॉल्यूम, यानी गैसियस वॉल्यूम की बात करेंगे हम, तो वहां पर ये लॉ क्या है, पढ़ा जाता है। किसने दिया था, नाम ही बता रहे, भी गैल-लुस्कस ने दिया था इस लॉ को, इसका लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, बाय किसके द्वारा, गैल-लुस्कस लॉ के साथ। तो क्या था इसके अंदर भी इन्होंने बताया था, क्या बताया था इन्होंने, व्हेन गैसेस रिएक्ट टुगेदर, जब क्या होती हैं, व्हेन गैसेस रिएक्ट टुगेदर, जब गैसेस आपस में क्या करती हैं, रिएक्शन करती हैं, ठीक है, दे ऑलवेज डू सो, दे ऑलवेज डू सो, क्या करते हैं बच्चों में, सो इन वॉल्यूम, इन वॉल्यूम which bear a simple, which bear a simple, क्या, ratio to the one another, ratio to the one another, ratio to one another, इसके साथ another, and to the volume, to the volume of the product, volume of the product, क्या रहेगा वो, volume of the products, if there are also, if there are also क्या हो, गैस हो, gases, gases हो, provided, provided की जाएंगी कंडीशन, क्या, all measurements of the volumes, all measurement of, जो हमारी सारी मेजरमेंट है
वो क्या की जाए, वॉल्यूम की जाए, वॉल्यूम आर डन किसके ऊपर बच्चों, अंडर सिमिलर कंडीशन, अंडर ऑफ सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब ये भी वही कुछ ऐसा ही है जैसे आप लोगों को कुछ भी पता नहीं लगा होगा पढ़ने के बाद। क्या कह रही है एक बार समझिए, फिर एग्जाम्पल दे, फिर आसान होगा ये समझना। क्या कह रही है इसको पहले समझिए भी। जब गैसेस रिएक्ट करती हैं एक दूसरे के साथ, दे ऑलवेज डू सो इन वॉल्यूम, यानी कि वो हमेशा क्या होती है, किसी ना किसी सिंपल रेशियो के अंदर एक दूसरे से क्या होती है, कंबाइन होती है। टू द वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्ट, वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्ट के साथ भी कैसे, यदि वो क्या हो, गैस हो। प्रोवाइड ऑल मेजरमेंट, और सारे की सारी मेजरमेंट है वो किसके साथ होनी चाहिए, जो अंडर सिमिलर कंडीशन होनी चाहिए टेम्परेचर और प्रेशर की। यानी जो हमारा टेम्परेचर है, पूरा लिख लीजिएगा इसको, टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी कि अंडर टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन के साथ किया जाए तो वो भी क्या आता है, सिंपल रेशियो के अंदर आएगा। यही क्या कहता है, यही कहता है हमारा गेल उसका सलाह किसका, गैसेस वॉल्यूम का। भाई जब क्या होगी, गैस आपस में रिएक्ट करती हैं तो उनकी वॉल्यूम एक सिंपल रेशियो के अंदर होगी एक दूसरे के साथ, और यदि गैसेस प्रोडक्ट भी गैसेस है तो भी वो क्या होगी, सिंपल रेशियो के अंदर रहेगी। और ये क्या होगी, सारी की सारी जो मेजरमेंट है वो किस कंडीशन के साथ की जानी चाहिए, वो सारी की सारी हम करेंगे किसके साथ, अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। अब देखिए काफी इजी है ये, इसको समझना और बहुत ज्यादा आसान है बच्चों। एक दो एग्जांपल करते हैं, वहां से आसानी से इन बातों का समझ में आ जाता है भी ये कहना क्या चाहते थे साइंटिस्ट, और इन्होंने कहा भी और इनको प्रूव भी करते थे साथ साथ। कैसे रहा भाई, तो देखिए हम बात करते हैं किसकी, हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ मिलके क्या बना देती है, हाइड्रोजन क्लोराइड बना देती है। अब इसका भी वन वॉल्यूम था बच्चों, इसका ही वन वॉल्यूम है क्योंकि इसके आगे क्या लगा हुआ है, वन है, इसके आगे वन है, लेकिन इसके क्या बनते हैं, टू वॉल्यूम बनते हैं बच्चों। क्या हुआ, हमने क्या देखा इसके अंदर भी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन, क्लोरीन कंबाइन होके क्या कर रहे हैं, अभी दो प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे इनकी रेशियो क्या आई, 1:1:1:1:2, यानी तीनों की रेशियो हमारी क्या आई, सिंपल होल रेशियो के अंदर आई। ये क्यों आई बच्चों, क्योंकि हमेशा हम क्या लिखते हैं, जब भी इनको लिखते हैं तो हमेशा क्या होता है, मॉलिक्यूल की फॉर्म में लिखते हैं, जबकि रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट क्या करते हैं, एटम करते हैं। जैसे हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं भी, ये मान लीजिए आपका क्या था, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के एटम थे दो, और यहाँ पर क्या थे, ऑक्सीजन के दो, क्लोरीन के दो एटम थे, बड़े बड़े बना देते हैं क्योंकि इसका मास ज्यादा होता है। ये थे क्लोरीन के, तो ये क्या हो जाता है, ये इसके साथ कंबाइन होगा, ये इसके साथ कंबाइन होगा, क्योंकि हमें तो क्या चाहिए था, हमें तो एक एक ही चाहिए था। एक हमें क्या चाहिए था, एक हमें हाइड्रोजन चाहिए था, प्लस में एक क्या चाहिए था, क्लोरीन चाहिए था, और दोनों मिलकर क्या बना देते हैं, दोनों मिलकर HCl की फॉर्मेशन कर देते हैं, ये चाहिए था। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, हम मॉलिक्यूल की फॉर्म में ले रहे, तो एक वॉल्यूम इसका था, एक इसका था, तो क्या हो गया, वहां पर दो वॉल्यूम मिल जाती है, और जिससे इसकी रेशियो क्या आ जाती है, सिंपल वॉल रेशियो के अंदर आ जाते हैं। तो ये बात ही यही बताया था कि उसका सलाह भी क्या हो जाती है, जो एक वॉल्यूम इसकी, एक यूनिट वॉल्यूम इसकी, तो यहाँ पर क्या हो जाते हैं, दो वॉल्यूम हो जाते हैं। यानी कि हम इसको ऐसे कभी भी रिप्रेजेंट नहीं करते, आपने कभी नहीं देखा होगा रिएक्शन को इस तरह से लिखा हुआ। वैसे तो ये था, इनकी क्या होती है, हाफ यूनिट इसकी, लेकिन हाफ कैसे मानते इसको, क्योंकि ये पूरा मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, कभी भी ऐसा आपको नहीं मिलता। ये तो रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं तब उस टाइम के अंदर होता है बच्चों, तो ही हमें क्या मिलता है, इस तरह के प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। एक और एग्जांपल समझेंगे, एग्जांपल किसका है बच्चों, वाटर का या अमोनिया का ले सकते हैं, दोनों ही सिंपल हैं। यदि आप हाइड्रोजन और वाटर का लेना चाहें वो भी आसान है, कैसे, अब यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। अब जो हाइड्रोजन
ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या बनाते हैं, वाटर की फॉर्मेशन होती है। तो बैलेंस करते हैं तो रिएक्शन क्या आती है आपके पास, ये आती है। तो इसके अंदर कितने वॉल्यूम हो गए हाइड्रोजन के, 2 वॉल्यूम। एक वॉल्यूम किसका, ऑक्सीजन का, तो हमें 2 वॉल्यूम किसके मिलते हैं, वाटर के मिलते हैं। तो ये कैसे हुआ बच्चों, ये भी वही चीज है, सेम चीज है हमारी भी। जो हमारा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हमें क्या चाहिए, 2 हाइड्रोजन के ऊपर 1 चाहिए, जबकि यहाँ पर क्या हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास, 2 हैं। तो 2 हाइड्रोजन हमारे पास ये थे, तो ये 2 हाइड्रोजन हो गए, 2 ऑक्सीजन हो गए। तो यहाँ पर क्या बनता है, 2 हाइड्रोजन के साथ क्या हो जाएगी, 2 हाइड्रोजन के साथ हमारी 1 ऑक्सीजन कंबाइन होकर वाटर का मॉलिक्यूल बना देती है। तो इस तरह से ये वाटर की फॉर्मेशन होती है बच्चों। तो इस तरह से क्या हो जाते हैं, इनके वॉल्यूम के अंदर चेंजेस आ जाता है। और ये भी क्या है बच्चों, देखना सिंपल वॉल रेशियो के अंदर है, 2:1:2। ये रिएक्टेंट की होगी और ये प्रोडक्ट की होगी। तो यही था हमारा कौन सा लॉ, गैस-लुस्कस लॉ। अब हम पढ़ेंगे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो ये थ्योरी पढ़ने से पहले जितना भी हमने करवाया है उसके अंदर, जैसे हम एटम मॉलिक्यूल करवा रहे थे तो हमने एलिमेंट्स करवाए, तो वहां पर आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए तब वैसे, और आ भी रहे होंगे शायद, भाई जो एलिमेंट्स हैं ये सारे के सारे अलग क्यों होते हैं, सेम क्यों नहीं होते, जो हमारा कंपाउंड्स है वो मिक्सचर से अलग कैसे होते हैं, और जो ये अलग अलग रेशियो के अंदर कंबाइन क्यों होते हैं। तो ये सारी चीजें आपके मन में आनी चाहिए थी, भी क्वेश्चन बहुत सारे अराइजेस होते हैं। तो इन सभी क्वेश्चन का आंसर क्या दिया था, जो सर डाल्टन थे उन्होंने अपनी एक थ्योरी दी थी। ये काफी क्या थे, इंटेलिजेंट थे। और किस टाइम की बात कर रहे हैं, अभी 1808 की बात कर रहे हैं। उस टाइम इन्होंने इस थ्योरी को क्या दिया था, एक्सप्लेन किया था, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो इन्होंने बताया था भी कोई एक चीज एग्जिस्ट करती है, हम बात करते हैं एटम्स की। तो एटम्स क्या था, उसका मतलब क्या होता था, उसका मतलब था इंडिविजिबल। इंडिविजिबल का मतलब क्या था भी, जिसको डिवाइड नहीं किया जा सके, जिसको तोड़ा नहीं जा सके। क्योंकि हम पहले डेफिनेशन पढ़ते थे किसकी, हम डेफिनेशन पढ़ते थे एटम की। तो हम एटम को क्या बोलते थे, जो पुरानी डेफिनेशन थी भी, ऐसा स्मॉलेस्ट पार्टिकल है विच कैन नॉट बी डिवाइडेड, यानी कि जिसको हम तोड़ नहीं सकते, यानी कोई भी मैटर है उस मैटर का ये क्या है, छोटे से छोटा पदार्थ है, या हिंदी के अंदर बात करें पदार्थ का, वह छोटे से छोटा कण जिसके टुकड़े न किए जा सके, या अभी जो स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द मैटर विच कैन नॉट बी डिवाइडेड, तो उसको हम क्या बोलते थे, एटम्स बोलते थे। तो सबसे पहले हमारा 1808 के अंदर डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी थी। तो उसी के अंदर उन्होंने क्या किए थे, जो भी आपके मन के अंदर क्वेश्चन, अभी सारे सारे एलिमेंट्स अलग क्यों हैं, और ये जो मिक्सचर कंपाउंड एक दूसरे से अलग क्यों होते हैं, ये हो गया हमारा। और ये क्या करते हैं, जो सारे सारे एलिमेंट है वो कंपाउंड की फॉर्मेशन क्यों करते हैं, तो ये इनके अंदर इन्होंने क्या किए थे, देने स्टार्ट किए थे। तो इस इनकी थ्योरी को क्या नाम दिया गया, जो डाल्टन थ्योरी थी, डाल्टन नाम ने, जो डाल्टन साइंटिस्ट ने जो थ्योरी दी थी उसी को हम क्या बोलते हैं, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी बोलते हैं। तो इनके कुछ पोस्टुलेट थे बच्चों, वो पोस्टुलेट हम देखते हैं, 1 बाय 1 करके हम लिखेंगे। तो फर्स्ट पोस्टुलेट था भी, मैटर इज मेड अप ऑफ, यानी कि जो मैटर होता है, मैटर इज मेड अप ऑफ, यानी कि जो मैटर है हमारा, कोई भी पदार्थ है वो किसका बना हुआ होता है, ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल, यानी एक्सट्रीमली स्मॉल, यानी जो छोटे छोटे क्या होते हैं, स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल्स, इंडिविजुअल पार्टिकल्स, इंडिविजुअल क्या आएगा बच्चों, पार्टिकल्स। और इसी को हम क्या कहते थे, इसी को हम कहते थे पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। इसी को हम क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। यानी कि सबसे पहले उन्होंने ये बताया था भी, जो मैटर है वो छोटी छोटी चीजों से मिलकर बनी हुई है, और वो चीजें क्या थी, वो हमारी चीजें थी क्या, एटम था। इन्होंने क्या भी, जो एटम ऑफ द सेम एलिमेंट, जो एटम होते हैं किसी भी सेम एलिमेंट के, एटम ऑफ सेम
सेम एलिमेंट की बात कर रहे हैं हम। जैसे आयरन है तो आयरन के पार्टिकल हो गए, गोल्ड की बात करें तो गोल्ड के पार्टिकल हो गए। वो क्या देवी, सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट, आर आइडेंटिकल, उनको हम सेपरेट नहीं कर सकते, आइडेंटिकल इन किसके अंदर, ऑल रिस्पेक्ट, इन ऑल रिस्पेक्ट्स, सभी रिस्पेक्ट के अंदर वो क्या होते हैं, सारे के सारे सेम थे। जैसे की बात करें दैट इज साइज, यानी कि साइज की बात करें उनका साइज भी सेम था भाई, सभी के सभी। यदि हम आयरन की बात करें तो आयरन के जो भी पार्टिकल होंगे उनका साइज सेम होगा, शेप भी उनकी एक तरह की होगी, एंड मास भी उनका सभी का बराबर होगा। यानी कि हर एक एलिमेंट के अपने अपने एटम्स होते हैं और उनका सभी का जो साइज है, शेप है और मास है वो सारों का क्या होता है, अलग अलग होता है। तो ये चीज थी हमारा सेकंड पॉइंट के अंदर। थर्ड पॉइंट क्या बता रहे हैं बच्चों, थर्ड पॉइंट कह रहे हैं एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट, वो क्या होती हैं भी, सारे के सारे डिफरेंट्स होते हैं। क्यों, क्योंकि उनके एटम्स अलग अलग हैं। तो एटम्स अलग अलग है यानी कि जो क्या हो गए भी, एटम्स हो गए सेम डिफरेंट, बिकॉज ऑफ, क्यों, उनका क्या था, बिकॉज दे हैव डिफरेंट मासेस, they have different mass, size, shape। इसी कारण से क्या होते हैं, सभी के सभी एलिमेंट्स अलग अलग होते हैं बच्चों, ठीक है। और इनकी क्या होती है बच्चों, एंड डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी, हर एक की क्या होती है, अलग केमिकल प्रॉपर्टी होगी। क्योंकि जब साइज ही अलग है, शेप ही अलग है, मास ही अलग है, तो डिफरेंट क्या होगी, डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होगी इनकी, और क्या होगी, केमिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होगी। तो हमने तीन ही बात बताई है अभी तक। कौन कौन सी बात बताई है हमने, भी मैटर क्या है, जो हमारी समान पार्टिकल से बनी हुई है जिसे हम क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। दूसरी है हमारी एटम ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल होते हैं। तीसरी है हमारी क्या भी, एटम है जो उनका डिफरेंट मास, अलग अलग एटम जो डिफरेंट होते हैं उनका डिफरेंट मास होता है, साइज भी डिफरेंट होता है। तो अब हम फोर्थ पॉइंट की बात करेंगे। जो हमारे एटम्स होते हैं वो आपस में मिलकर क्या बना देते हैं, सेम एलिमेंट के साथ मिलकर अपने मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करते हैं। तो ये भी लिखेंगे भाई। तो फोर्थ पॉइंट देखिए क्या है हमारा, क्या कह रहे हैं अभी बच्चों, एटम्स किसके, ऑफ द सेम और डिफरेंट एलिमेंट, और डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन, क्या होंगे, कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म, कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म, क्या बनाएंगे बच्चों वो, टुगेदर टू फॉर्म कंपाउंड्स एटम, कंपाउंड एटम्स। और इसी को हम क्या कहते हैं आज के टाइम में, उन्होंने तो एटम्स ही बोला था, उसके हम क्या कहते हैं, कार्ड मॉलिक्यूल। यानी कि एक एटम दूसरे एटम के साथ मिलकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है वो एटम है, उसके बाद की बात है वो मॉलिक्यूल होता है। फिर हम बात करें फिफ्थ पॉइंट की। फिफ्थ पॉइंट क्या है, व्हेन एटम्स कंबाइन विद, क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं विद, कंबाइन विद वन अनदर टू फॉर्म, कंबाइन वन अनदर टू फॉर्म कंपाउंड, टू फॉर्म कंपाउंड, यानी मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। फिर कंपाउंड, दे डू सो इन, दे
डू सो इन सिंपल, किसके अंदर, सिंपल वॉल रेशियो, वॉल सिंपल वॉल रेशियो के अंदर होंगे ये, किसके, सच एज सिंपल वॉल रेशियो के अंदर सच एज 1 2 3 एंड सो ऑन। इस तरह से ये क्या करेंगे, आगे आगे एक दूसरे के साथ कंबाइन होते चले जाएंगे। 8th पॉइंट है भी हमारा, और 6th पॉइंट है क्या, एटम ऑफ टू एलिमेंट्स में कंबाइन क्या करते हैं भाई, जो एटम है, एलिमेंट है, वो क्या करते हैं, में कंबाइन इन डिफरेंट रेशियो, डिफरेंट रेशियो के अंदर क्या होंगे, कंबाइन होंगे टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड। तो क्या करेंगे, एक से ज्यादा कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं। एग्जाम्पल देख सकते हैं इसका, हम बात करते हैं किसकी, एग्जाम्पल के अंदर सल्फर ऑक्सीजन की बात करें तो ये क्या बनाते हैं, SO2 एंड SO3। अब इसके अंदर क्या हो सकती है, उनकी सिंपल वॉल रेशियो हो सकती है, तो ये वह बात हमने यहाँ पर बता दी, एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं। 7th पॉइंट है हमारा, क्या कहता है इसके अंदर, ये कहता है भाई एन एटम इज द स्मॉलेस्ट part which part of element which take part in a chemical reaction, जो क्या करता है, केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे भी, एटम बोलेंगे, जो क्या होते हैं हमारा, किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। और लास्ट पॉइंट है हमारा भी, एटम कैन नाइदर बी क्रिएट, ना तो हम एटम को क्रिएट कर सकते, नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना ही हम इसको डिस्ट्रॉय कर सकते। ठीक है बच्चों, भी ना तो हम एटम को बना सकते हैं, ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ये था हमारा क्या, डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी। तो ये जो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी थी, तो इसने क्या कर दिया भाई, बहुत सारे जो लॉ थे हमारे उनको एक्सप्लेन कर दिया। जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था, उसको भी इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया था। फिर लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन थी, उसको भी इन्होंने क्या कर दिया था, जो वेरीफाई कर दिया था। जैसे जो लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन है, जो 5th पॉइंट था हमारा, उसकी बात कर रहे हैं हम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की बात करें तो ये आ गया हमारा, ये क्या था भी, एटम को ना बना सकते, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते। तो वही था हमारा, मास को भी हम ना तो बढ़ा सकते हैं, ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। फिर हमने जो 6th पोस्टुलेट पढ़ा था, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, तो हमने देखा भी था जैसे वो, तो वो क्या होते थे, सिंपल वॉल रेशियो के अंदर कंबाइन होते थे। फिर लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन था, उसके अंदर जो 5th पॉइंट था उसकी बात कर रहे थे। तो इन्होंने क्या कर दिया, बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी थी जिस टाइम ये क्या आई थी, एटॉमिक थ्योरी आई थी। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया, अभी 1808 की बात थी। उसके बाद जैसे ही एटम की, जो हमारा इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की जे थॉमसन साहब ने, तो उन्होंने उसके बाद फिर उससे पहले हमारा बोर मॉडल आए थे। फिर हमारे क्या है, जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोज हुई। तो क्या हो गया, ये थोड़ी थोड़ी करके क्या होती गई भी,
इसको नेग्लिजिबल कर दिया गया, मतलब इसको मानने की कोशिश कर दिया, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे पॉइंट थे जिन्होंने इसको एक्सप्लेन कर दिया था। और उस टाइम के अंदर भी काफी एडवांस चीजें थी ये लगा लो कि इसके लगभग 90 साल के बाद ही क्या आया था, अभी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी। तब तक हमारी ये थ्योरी चलती गई थी, और उस वो थ्योरी की लिमिटेशन क्या थी, तो ये क्या लिख रहा है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन, यानी कि ये नहीं बता पाया, एक्सप्लेन why different element have different mass, shape and size। यानी कि ये नहीं बता पाया भी डिफरेंट शेप डिफरेंट साइज क्यों है उसका, इसके बारे में ये कुछ नहीं बता पाया। इट कुड नॉट एक्सप्लेन, ये नहीं एक्सप्लेन कर पाया किसको बच्चों, लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम को भी ये क्या नहीं कर पाया, एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो इसको भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। और भी है अभी हमारे बहुत सारे पॉइंट, तो ये नहीं बता पाया अभी why do atoms, यानी कि जो डिफरेंट एटम्स है हमारे ऑफ द सेम और डिफरेंट, ऑफ द सेम और डिफरेंट, ये भी नहीं बता पाया भी जो क्या थे, जो हमारे एटम्स और जो हमारे क्या होते हैं एटम और डिफरेंट एलिमेंट के कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल ऑफ डिफरेंट एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल, कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल। भाई ये भी नहीं बता पाया भी जो डिफरेंट एलिमेंट के है कंपाउंड है, वो कंपाउंड एटम है, वो आपस में मिलके मॉलिक्यूल क्यों बना पा रहे हैं, ये भी नहीं ये बता पाया। यानी कि ये भी ये बात नहीं एक्सप्लेन कर पाया था भी जो डिफरेंट एलिमेंट्स के, एलिमेंट्स लिखिएगा बच्चों यहाँ पर, डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल, ये भी नहीं बता पाया भी जो सॉलिड लिक्विड गैस है उनके बीच में किस प्रकार की नेचर ऑफ बॉन्डिंग थी। इट कुड नॉट एक्सप्लेन नेचर ऑफ बॉन्डिंग, नेचर ऑफ बॉन्डिंग के नेचर के बारे में भी ये कुछ नहीं बता पाया। भाई जो सॉलिड के अंदर किस प्रकार की है, लिक्विड के अंदर किस प्रकार की है, तो इन चीजों के बारे में भी ये नहीं बता पाया। इट कुड नॉट डिस्टिंग्विश, ये भी नहीं बता पाया भी, यानी इन चीजों के बीच में भी ये डिफरेंस के बारे में नहीं बता पाया बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ एलिमेंट और between the particles of element और ए कंपाउंड। यानी कि ये इस चीज को भी नहीं बता पाया बच्चों भाई जो एटम एलिमेंट और कंपाउंड के पार्टिकल्स के बीच में डिफरेंस किस कारण है, इन चीजों के बारे में भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो ये थी हमारी क्या लिमिटेशन भी। पहली बात तो ये नहीं बता पाया कि जो डिफरेंट एलिमेंट है उनके जो मास है, शेप है, साइज है, वो किस प्रकार एक दूसरे से अलग क्यों है। इसलिए लॉ ऑफ केमिकल, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था उसको तो एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन जो गैसियस वॉल्यूम था उसके लॉ को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। Why do the atoms same और different element combine to form molecule, ये भी नहीं बता पाया भी ये आपस में क्यों जुड़ते हैं, तो इनके बारे में भी इसने कुछ नहीं बताया। तो इन्होंने ये भी नहीं बताया भी इनके बीच में जो बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है, जैसे हम कहते हैं भी सॉलिड के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, जहां पर लिक्विड फेज होती है तो कहीं पर हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और गैसेस के केस में वंडरवाल फोर्सेस वगैरह बताते हैं सॉलिड लिक्विड।
और सॉलिड लिक्विड गैस की केस के अंदर भी ये किसी प्रकार की बॉन्डिंग के बारे में नहीं बता पाया। दूसरा ये भी नहीं डिस्टिंग्विश कर पाया भी जो हमारे जो एलिमेंट के पार्टिकल और जो कंपाउंड है इनके बीच में क्या डिफरेंस है, तो इन चीजों को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो इसके बाद फिर आएगी हमारी मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, जो इसकी लिमिटेशन को कहीं ना कहीं दूर करेगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे भी क्या, जो हमारी एटॉमिक थ्योरी होगी मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों यदि वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही है और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को कमेंट करें और अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि जो टाइम है बच्चों टाइम बीतता जा रहा है और हो सके इसमें आपका क्या होगा, आप लोगों का ही लॉस है, क्योंकि एकदम जैसे ही आप लोगों के स्कूल ओपन अप होंगे तो वहाँ पर आपके ऊपर बर्डन बढ़ जाएगा और उस बर्डन के कारण फिर आप परेशान रहेंगे। तो इसीलिए अच्छा है कि आप अभी अपनी जो स्टडी है वो स्टार्ट करें, अपनी स्ट्रीम को चूज करके अच्छे से अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान दें। और यदि वीडियो नहीं समझ में आ रही तो कम से कम 2 बार देखें, फिर उसके बाद पीडीएफ पढ़ें, तो आप लोगों को आसानी से आ जाएगी। तो हमारा पीडीएफ का लिंक जो टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जाके आप संजीव सर की केमिस्ट्री के नाम से सर्च कीजिए, तो वहां पर हमें क्या मिल जाएगी, वहां इससे रिलेटेड आपको क्या मिल जाएगी, पीडीएफ मिल जाएगी। और ना रहेगी किसी प्रकार का आपके मन में कोई दिक्कत, ना रहेगी आपके मन में किसी प्रकार की कोई मिस्ट्री, क्योंकि आपके संजीव सर आप लोगों को पढ़ा रहे हैं केमिस्ट्री। ठीक है बच्चों, तो आज आगे हाजिर होंगे हम नए लेक्चर के साथ। थैंक यू, बाय बाय।